चलो देखो, हमने पढ़ा था कांग्रेस की स्थापना इतिहास में, और आज का हमारा है स्थापना पढ़ने से पहले कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में आपके जो परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो मोस्टली आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। जितने भी आंदोलन हुए इन सभी से संबंधित एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और बीपीएससी हो गया या आपका यूपीएससी हो गया या बिहार दरोगा हो गया, इन सभी एग्जाम्स में भी आधुनिक भारत के इतिहास में आंदोलन से संबंधित प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो हमने जो सीरीज शुरू किया है उसमें वो सारे टॉपिक को धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। और हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ा था, उसमें 2-4 पॉइंट और भी हैं जो हमें डिस्कस करना है, वो हम क्लास के बीच में करते रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो हेडिंग डालो सभी की सभी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखो बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बेसिकली 3 चरणों में बांटा गया। जो आंदोलन थे उनको बेसिकली 3 चरणों में बांटा गया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में बांटा गया, तो 3 चरणों में बांटा गया। यानी इसको कितने चरणों में बांटा गया, इसको 3 चरणों में बांटा गया। तो पहला चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है और तीसरा चरण क्या है। ये तीनों चरण आपस में, देखना कोई दिक्कत तो नहीं होता है, महिला तो नहीं, तीनों चरण आपस में एक दूसरे से संबंधित है। और जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं वो किसी न किसी कारणवश हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो चरण हैं वो डिपेंड करते हैं। तो पहला चरण था 1885 से 1905, जिसको हम लोग बोलते हैं नरमपंथी विचारधारा। नरमपंथी विचारधारा। और नरमपंथी विचारधारा का मतलब क्या है, या उदारवादी कह सकते हो इसको आप, नॉर्मल स्वभाव के, बिल्कुल सीधे स्वभाव के। तो नरमपंथी विचारधारा जो पहला चरण है उसमें हुआ नरमपंथी विचारधारा। नरमपंथी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो लोग थे 1905 से लेकर 1885 से लेकर 1905 तक, यहाँ के लोग नरम विचार के थे। नरम विचार का मतलब क्या है कि कोई हिंसा नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल मांगे करते थे। तो पहला जो हुआ, पहला चरण, उसमें क्या हुआ, नरमपंथी या नरम दल के लोग आप कह सकते हो। और इसमें बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता भी हुए कांग्रेस के। तो ये सभी के सभी नरमपंथी विचारधारा के थे। तो पहले चरण को नरमपंथी कहा जाता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे क्यों कहा जाता है, कुछ कारण भी जानेंगे, उनके कुछ कार्य भी जानेंगे कि इन 20 सालों में, कितने साल में, 85 से 1905 तक, इन 20 सालों में उन्होंने क्या क्या काम किए, उनकी क्या क्या सफलता रही। ओके, क्योंकि एग्जाम में अगर हम बिहार दरोगा की बात करें या कोई अच्छे एग्जाम की बात करें जहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अगर जब तक कहानी नहीं पता होगा आप उसका जवाब नहीं दे सकते हो। तो आपको कहानी के तौर पर चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। तो कितने चरण है इसके, 3। तो पहला है 1885 से 1905, जिसको हम बोलते हैं नरमपंथी विचारधारा या उदारवादी चरण। दूसरा है 1905 से शुरू होता है फिर, और ये चलता है 1919 तक। इसको बोलते हैं उग्रवादी चरण या गरम दल विचारधारा के लोग या गरमपंथी विचारधारा के लोग। तो दूसरा क्या हुआ, 1905 में, 1905 से 1919 तक क्या है, गरमपंथी विचारधारा के लोग थे, गरम दल के लोग थे। उग्रवादी कह सकते हो, लेकिन उग्रवादी होता है आतंकवादी, वो हिंसा वाले नहीं।
अभी हम एक टर्म समझेंगे। देखो, 4 चीजें होती है: नरमपंथी विचारधारा, नरमपंथी विचारधारा, गरमपंथी विचारधारा, एक होता है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, और एक होता है आपका गांधीवादी। तो 1905 से 1919 तक उग्रवादी चरण, गरम दल के विचारधारा के लोग, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग इसमें शामिल हो गए। और 1919 से लेकर जब तक भारत आजाद हुआ 1947 तक, उस समय को बोलते हैं गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा। यानी तीसरे चरण को गांधीवाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देखो, गांधी जी वैसे दूसरे चरण में शामिल हो गए थे, गांधी जी दूसरे चरण में आंदोलन में शामिल हो गए थे, लेकिन उनका पूरा जो ध्यान था वो 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद शुरू होता है भारत के अंदर। और जब तक वो आज़ादी नहीं दिलाते हैं तब तक लोग उन्हीं के विचार पर आगे कार्यरत रहते हैं, क्योंकि गांधी जी किस पर विचार करते थे? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, उनके लिए 3 बातें सबसे ज़्यादा थी। और सत्य, अहिंसा तो बीच में उन्होंने एक बार करो या मरो का जब नारा दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, उस समय वो हिंसात्मक हो गए थे। लेकिन सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था, सत्याग्रह सबसे बड़ा हथियार था। और सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह करना। और जब वो अफ्रीका में थे तो अफ्रीका में भी जो आज़ादी दिलाई थी वो इसी के दम पर दिलाई थी, सत्याग्रह के दम पर। यानी गांधीवाद के बारे में अलग से पढ़ना है, पूरा एक वीडियो, एक पूरा लेक्चर गांधीवाद के होगा, हो सकता 2 वीडियो हो गांधीवाद के ऊपर, क्योंकि गांधी जी से संबंधित आपके एग्जाम्स में सवाल जरूर रहते हैं। उसके आगे जितने भी आंदोलन हुए वो सभी हम 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये गरमपंथी विचारधारा के लोग को क्या समझते हैं, उससे नरमपंथी के विचारधारा के लोगों से क्या समझा हुआ है अपना, या क्या उससे हम समझते हैं, गांधीवाद का विचारधारा उससे क्या समझते हैं। तो यहां पर चीजें हैं नरमपंथी, गरमपंथी, क्रांतिकारी और गांधीवादी। गांधीवादी, इन सभी चीजों की अगर हम चर्चा करें तो 1 बाय 1 समझते हैं कि नरमपंथी विचारधारा के लोग कैसे हो सकते हैं। आप कैसे डिफाइन कर सकते हो या कैसे समझ सकते हो कि नरमपंथी है? अगर कोई सेंटेंस दे दिया कि अपने समाचार पत्र से या समाचार पत्र के माध्यम से सरकार से अपनी बातों को मंगवाना चाहते थे, तो क्या गरमपंथी के लोग हैं कि नरमपंथी के लोग हैं? नरम है। यानी सिंपल सी बात है, नरमपंथी के लोग की बात करें तो वो अपने जितने भी मांगे हैं वो अपने समाचार पत्र हो गया, अपनी बातों को अधिवेशन में जब कहते थे, अधिवेशन, जो अधिवेशन करते थे कांग्रेस के, वो उस अधिवेशन के द्वारा प्रस्ताव पारित करवाते थे। क्या करते थे? और 1 साल में एक बार वो क्या करते थे? 1 साल में एक बार वो लोग अधिवेशन करते थे। कांग्रेस के अध्यक्ष जो अधिवेशन होता था हर 1 साल दिसंबर के महीने में होता था, और वो अपने सारी मांगों को सरकार के सामने रखा करते थे। आपको मैंने पढ़ाया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी नरमपंथी विचारधारा के समय हुआ था, है ना। यानी आप कह सकते हो कि जितने भी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे 20 साल, वो कैसे विचारधारा के होंगे? नरमपंथी विचारधारा के। यानी जितने भी अध्यक्ष वहाँ पे थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ओके, WC बनर्जी, ये सब कैसे विचारधारा के होंगे? नरमपंथी के होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब कैसे विचारधारा के लोग होंगे? नरमपंथी। यानी 1885 से लेकर 1905 के 20 सालों के अंतराल में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आंदोलन, क्योंकि हमारा स्टार्ट हो चुका है क्या? आंदोलन। और आंदोलन का मतलब होता है कि हमने वो आज़ादी कैसे पाई। तो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया। और पहला चरण था नरमपंथी विचारधारा के लोगों द्वारा,
जो 1885 से कहाँ कब तक, 1905 तक। दूसरा हुआ गर्मपंथी विचारधारा के लोग, वो कब से कब तक, 1905 से 1919 तक। और तीसरा था 1919 से लेकर 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ। और ये सभी के सभी नरमपंथी, गर्मपंथी, क्रांतिकारी और गांधीवाद, हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। जब भी आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे, आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उनमें सभी चीज़ों का जिक्र होगा। लेकिन नरमपंथी, गर्मपंथी और क्रांतिकारी और गांधीवाद, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को एलिमिनेट, आंसर को एलिमिनेट करने में आप गलत कर सकते हो। ठीक है, कोई ऑप्शन आ गया, आप वहां पर चीज़ों को समझने में गलती कर सकते हो। तो उग्रवादी जो मैंने कहा शब्द, या जो मैंने गर्मपंथी कहा, नरमपंथी कहा, क्रांतिकारी कहा, ये सब क्या समझाते हैं, इन सब से क्या मतलब है, हम किसको क्रांतिकारी कह सकते हैं, पता है किसी को? क्रांतिकारी हम किसको कह सकते हैं? नरमपंथी, गर्मपंथी और क्रांतिकारी में क्या फर्क है भाई? चलो वन बाय वन चीजों को समझना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, ये लिख लिया सबने, लिख लिया? तो विचारधारा, तीन तरह के क्रांतिकारी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन जो थे, तीन तरीके से चरणों में बांटा गया। 1885 से 1905, 1905 से 1919 और 1919 से 1947, जिसको गांधीवाद कहते हैं। ओके, चलो मैं इन चारों टर्म को भी समझा देता हूँ आपको कि चारों टर्म में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम आगे आने वाले शब्दों में हम नरमपंथी यूज करेंगे, गर्मपंथी यूज करेंगे, क्रांतिकारी शब्द बोलेंगे, गांधीवाद बोलूंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गांधीवाद क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि गांधीवाद कह रहा हूँ इसका मतलब किस बात की चर्चा कर, डिस्कशन कर रहे हैं हम। अगर मैं कहूँ नरमपंथी, तो आपका समझ में आ जाना चाहिए कि नरमपंथी के लोग, विचारधारा के लोग कैसे थे, ये आपको पता होना चाहिए। या उदारवादी कहते हैं, तो उदारवादी के लोग कैसे उदारवादी होते हैं। अगर आप किसी व्यक्तित्व को दर्शाते हो कि वो उदारवादी है, तो आप कैसे बताओगे उदारवादी है वो? ठीक है, तो उन चीज़ों का डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं। चल देखो, तो पहला है नरमपंथी। क्या है? नरमपंथी। नरमपंथी विचारधारा। देखो, नरमपंथी विचारधारा के लोग क्या करते थे, समाचार पत्र, जो भी समाचार पत्र है, उसके माध्यम से सरकार से अपनी बातों को रखते थे। वो याचना करते थे। वो क्या करते थे? याचना पत्र देते थे। वो मांगे रखते थे, मतलब याचना करते थे, किसी चीज को मांगते थे। ठीक है, प्रार्थना पत्र देते थे। क्या देते थे? प्रार्थना पत्र देते थे, पत्रिकाएं देते थे, शिष्टमंडल भेजते थे। पत्रिकाएं के माध्यम से वो अपने बातों को रखवाते थे। नरमपंथी के लोग, ये विचारधारा के लोग ऐसे होते थे। पत्रिकाएं, शिष्टमंडल, शिष्टमंडल समझते हो? शिष्टमंडल है कि पत्र से नहीं माने, चीजें नहीं माने, तो अपने 10 लोगों को भेज दिए, जाओ वहां पे भाई, और वहां से जाकर बातें करके आओ। यानी सरकार के पास अपने ही लोगों में से 10 लोग, 5 लोग को भेज देते थे, एक ग्रुप बनाकर, जैसे कमेटी नहीं बनाते हैं, उस तरीके से बनाकर भेज देते थे, और उनको बोलते थे आप जाकर बातें करो। यानी शिष्टमंडल के लोग जाते थे वहां, शिष्टमंडल भेजते थे वहां पे। और कोई जनमत संग्रह नहीं, कोई जनमत संग्रह नहीं, यानी ये कोई भी जनमत, यानी लोगों का समूह नहीं बनाते थे, संग्रह नहीं बनाते थे कि भाई तुम आ जाओ, हमारे इकट्ठे हो जाओ, हम कुछ करेंगे। नहीं, ये सिंपल सी बात है। अगर सरकार हमारी बातें मांग ली, यानी मांगे मान ली, तो ठीक है, नहीं मांगे तो हम अगले साल फिर याचना करेंगे। लेकिन वो कोई भी एक ऐसा स्टेप नहीं उठाते थे जिससे हिंसा हो, जिससे क्या हो? हिंसा हो। तो सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बात है कि नरमपंथी विचारधारा के लोग अपनी बातों को समाचार पत्र के माध्यम से बोलते थे सरकार को, प्रार्थना पत्र के नाम से, याचना पत्र, मांगे करते थे, शिष्टमंडल भेजते थे, और कोई जनमत संग्रह नहीं करते थे। लोगों को कोई इकट्ठा नहीं करते थे, वो संग्रह नहीं करते थे। तो ऐसे लोग 20 सालों तक काम किया। जब ऐसे लोग 20 सालों तक काम किया और सरकार की नजरों में कांग्रेस की फिर जो छवि थी
वो बिल्कुल खराब होने लगी। आपको मैंने एक बात कही थी कि लॉर्ड कर्जन ने एक शब्द कहा था कि कांग्रेस एक लड़खड़ाकर गिर रही है और उसे मरते हुए मुझे देखना है अपने जीवन काल में, ऐसा कुछ उसने शब्द कहा था। और ये पेपर पूछा भी जाता है ये शब्द किसके हैं, ये वाक्य किसके हैं, तो लॉर्ड कर्जन के। लाला लाजपत राय ने भी कुछ शब्द कहे थे, बाल गंगाधर तिलक भी कहते थे, और ऐसे मैंने बहुत सारे शब्द लिखवाए आपको कि याचना मांगने वाली सरकार है, ठीक है, मेंढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये कांग्रेस के ही क्या थे, पार्टिसिपेंट थे, कांग्रेस के ही पार्टिसिपेंट थे। लेकिन वो यही बात क्या कहते थे कि कांग्रेस ऐसा है, कांग्रेस वैसा है, यानी कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ विचारधारा अलग थी। तो वो विचारधारा इन सभी बातों को देखते हुए 20 वर्षों में, कितने वर्षों में, सरकार ने इनके धीरे धीरे तो बात मानना सही किया। शुरू में जब कांग्रेस बनी तो बात मानते थे। आपको पता है जब 1887 में पहली बार बदरुद्दीन तैयब जी को जब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, और विरोध करने के बाद जो अंग्रेजी सरकार थी, हुकूमत थी, वो सर सैयद अहमद खान के सपोर्ट में चली गई थी और कांग्रेस का वहाँ से धीरे धीरे सपोर्ट करना बंद कर दिया था। ओके, तो ये जो चीज़ें थी ना, ये आपको दिखाता है कि वहाँ नरमपंथी विचारधारा के लोग थे। नरमपंथी विचारधारा के लोग चाहते थे कि नहीं, मैं तो सरकार के ही ऊपर निर्भर हूँ। नरमपंथी लोग के विचार कहते थे कि सरकार ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें कोई सरकार बनाने से कोई मतलब नहीं है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उनको ये नहीं पता था, या उनके विचार में ये नहीं था कि जब भारत आज़ाद होगा कि नहीं होगा, उनके विचार में नहीं था। उनका विचार ये था जब स्टार्ट हुआ कि हम बस सरकार के बीच एक माध्यम है जो अन्य लोगों की बातों को पहुंचाएंगे। क्या पहुंचाएंगे? अन्य लोगों की बातें। कांग्रेस की स्थापना को केवल और केवल लोगों ने इसलिए नहीं किया कि हम आज़ादी लेकर काम करेंगे, नहीं, आज़ादी के लिए तो पहले कोई काम ही नहीं हो रहा था। आज़ादी के लिए पहले कोई काम नहीं हो रहा था। आज़ादी के लिए तो लोग 1920 के बाद लड़ना शुरू किए। आज़ादी के लिए लोग 1920 के बाद लड़ना शुरू किए, यानी कहीं ना कहीं उग्रवादियों ने, यानी गर्मपंथी के लोगों ने उस चीज़ को आगे उकसाया, बढ़ाया, जिसके लिए हम आज़ाद की तरफ भागने के लिए शुरू हुए। पूर्ण स्वराज की मांग, प्रस्ताव पारित किया, उसको प्रस्ताव जब पारित हो गया तो उसके लिए हमने झंडा फहराया। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हुई जब हम स्वतंत्रता के लिए क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि हमें क्या करना है, हमें आज़ादी चाहिए। वो तो बस एक मीडिएटर थे। क्या थे? माध्यम थे। किसके? सरकार और अन्य लोगों के बीच एक अखिल भारतीय संस्था थी जो भारत, जैसे मान लो कि ये सरकार है, ये अंग्रेजी सरकार है, और यहाँ पर छोटे छोटे कमेटी हैं, छोटे छोटे प्रांत समझ लो। उन प्रांतों की बातों को, सरकार की बातों को कांग्रेस, यानी ये प्रांत इनको बात कहते थे, ये बात यहां पर डिस्कस करके इनको भेजते थे। और क्योंकि छोटे छोटे प्रांत होने के बाद ये सरकार हर किसी को बात नहीं बोल सकती थी, हर किसी को अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए ये गठन हुआ था कांग्रेस का। और कांग्रेस का गठन अंग्रेज भी चाहते थे और जो भारतीय वो भी चाहते थे, लेकिन इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि हम क्या करें, आज़ादी प्राप्त करें इससे। क्योंकि जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, 20 सालों तक उन्होंने जो काम किया, उनका ये मन था कि जो ब्रिटिश सरकार है न्यायवादी है, कि ब्रिटिश सरकार हमेशा न्याय करेगी, न्यायवादी है, इनमें कोई भी द्वेष भावना नहीं था। क्योंकि नरमपंथी के लोग हैं, वो चाहते थे कि सरकार जो इतने सालों से हम पर हुकूमत कर रही है वो हुकूमत करे, हमें कोई नया बदलाव नहीं चाहिए, हमें कोई नया बदलाव नहीं चाहिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। लेकिन जब कुछ समय हुआ, आपको पता है स्वदेशी आंदोलन आए, भारत बंगाल का विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन जब वायसराय बन के आया तो उसकी नीतियां खराब हो गई, उसकी नीति बहुत खराब थी। लोगों ने इवन की जब 1905 से पहले 1902 में शायद आया था कर्जन, 1902 के आसपास या 1901 के आसपास जब लॉर्ड कर्जन
यहाँ पे भारत वायसराय बन के आया तो लोगों ने उसका, जो कांग्रेस के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। तो उसको लगा कि अब ये जो सरकार आई है, ये जो वायसराय आया है, ये हमारी बातों को मांगेगा। लेकिन ये और भी ज़्यादा ऐसा निकला कि ये तो कांग्रेस की बुराई ही करना शुरू कर दिया। ये कांग्रेस की बुराई ही करना शुरू कर दिया। और कांग्रेस की बुराई करते करते एक दिन ऐसा आया कि बंगाल का विभाजन हुआ और लोग उग्रवादी हो गए। नरम से क्या हो गए? गरम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि लाला लाजपत राय ने भी कुछ शब्द कहे थे, बाल गंगाधर तिलक ने भी कुछ शब्द कहे थे, बिपिन चंद्र पाल ने भी कुछ शब्द कहे थे, अश्वनी कुमार दत्त ने भी शब्द कहे थे। ठीक है, तो ये जो लोग थे, क्या ये लोग कांग्रेस के अलग थे? नहीं, ये कांग्रेस के समुदाय में ही थे सारे। लेकिन उस समय इनके बातों को कोई अस्तित्व नहीं रखते थे। जैसे मान लो आज आप सभी मेरे साथ हो, मैं आपकी किसी बात का महत्व नहीं देता हूं, लेकिन कुछ समय के बाद इसी में से कुछ ऐसे विचारधारा के लोग होंगे, नहीं ओपी सर तो गलत कर रहे हैं, तो आप में से कोई ना कोई उठ के आएगा आगे और उस चीज को अगर अच्छा करेगा समाज के लिए या बच्चों की भलाई के लिए अच्छा करेगा, तो बच्चे उसको क्या मानेंगे? हाँ, ये सही कह रहे हैं। यानी जो अध्यक्षता थी पहले 20 सालों में, वो नरम लोगों के हाथ में, नरम दल के हाथ, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो नरम दल के थे। और इनके ही नरम दल होने के कारण ही इन्होंने केवल याचनाएं की, इन्होंने केवल मांगे की, इन्होंने केवल प्रार्थना पत्र दिए। और प्रार्थना पत्र सरकार क्या करती थी? ठुकरा देती थी, तो अगले साल फिर लिखते थे, उस पर फिर बहस करते थे 1 साल अधिवेशन के बाद। यानी जब तक वो मांगे नहीं तब तक वो लिखते रहते थे। ठीक है, उनको स्वीकृति पर, उनको स्मरण पत्र भी देते थे। इसमें लिख सकते हो आप, स्मरण पत्र भी देते थे। स्मरण पत्र मतलब क्या होता है? याद दिलाने के लिए पत्र लिखा जाता था। देखो, समाचार पत्र के माध्यम से करते थे, पत्रिकाएं, याचना पत्र सब कुछ देते थे। अगर स्मरण याद, अगर मान लो आपने पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद वो नहीं माने, तो अगली बार आपने क्या दिया उसको? उन्होंने स्मरण पत्र दिया। और स्मरण पत्र नहीं माने तो आपने क्या बोला? शिष्टमंडल को भेज दिया। और शिष्टमंडल मतलब लोगों को भेज दिया आपने कि जाओ अब बात करो। लेकिन फिर भी वो कोई हिंसात्मक स्टेप नहीं उठाते थे, कोई जन संग्रह नहीं करते थे कि भाई सरकार है, मांगेगी तो ठीक है, नहीं मांगेगी तो ठीक है। और इसी विचारधारा को खत्म करने के लिए कुछ लोग निकल के आए, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? नरमपंथी। गरमपंथी। क्या कहते हैं? गरमपंथी। तो गरमपंथी के लोग कैसे थे? उनकी बात करो। तो गरमपंथी विचारधारा के लोग की बात करें तो गरमपंथी विचारधारा के लोग भी यही काम करते थे। समाचार पत्र के माध्यम से भेजते थे, मांगे करते थे। ये नहीं कि गए और सीधा गर्म हो गए, नहीं। जैसे आपने मुझे कुछ बोला कि सर मुझे ये चीज़ आपके एकेडमी से चाहिए, ठीक है, या हम लोग बच्चों को ये चीज़ चाहिए, तो मैंने मना कर दिया, तो आप उदारवादी होते, नरम होते, तो आप मुझे 10 बार कह दो बातें। लेकिन अब क्या हुआ? अब समझना, गरमपंथी के लोग क्या हुए कि उन्होंने याचना करी, उन्होंने सारे चीज़ करे जो नरमपंथी के लोगों ने किए, वो सारे चीज़ इन्होंने करा। लेकिन उन्होंने एक शब्द डाल दिया कि अगर आप हमारी मांगे नहीं करोगे, मांगे पूरी नहीं करोगे, तो हम क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे, जन संग्रह करेंगे। हड़ताल करेंगे, जन संग्रह करेंगे, अनशन करेंगे, यानी जुलूस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लेकिन हम बम गोला नहीं फेंकेंगे, हम कोई हिंसात्मक काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या होगा? हड़ताल, जन संग्रह और जुलूस, प्रदर्शन, बहिष्कार, जुलूस, प्रदर्शन करेंगे, बहिष्कार करेंगे। यानी इन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए कुछ इनसे अलग हटके शब्द उठाए, कुछ अलग इन्होंने स्टेप उठाए। और वो स्टेप थे क्या? हड़ताल। भाई उन्होंने याचना दी, उन्होंने पत्र भी दिए, उन्होंने याचनाएं भी दी, उन्होंने पत्र भी दिए। लेकिन अगर वो नहीं माने, अगर सरकार नहीं मानती है, तो क्या उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम हड़ताल करेंगे, हम जन संग्रह करेंगे,
हम जुलूस निकालेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम बहिष्कार भी करेंगे आपका। लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ दिया, लेकिन हिंसात्मक क्रिया नहीं कर देंगे कोई, यानी कोई ऐसा नहीं करेंगे कि हिंसा हो, लोगों का नुकसान हो, जनता का नुकसान हो। तो नरमपंथी से गरमपंथी कैसे हो गए बताओ? नरमपंथी के लोग सिंपल कहते थे, सर मान लो मेरी बात, लेकिन जब आपने 10 बार रिक्वेस्ट किया तो गरमपंथी को लगा कि ये तो बार बार याचना मांग रहा है, इसलिए किसी ने शब्द कहे थे कि कांग्रेस याचना मांगने वाली सरकार है, भीख मांगने वाली सरकार है। गरम दल के नेता ने कहा था ये बात। देखो, कोई भी शब्द किसी ने कहा याद मत करो, उनको आप समझ सकते हो। किसने कहा था ये बात? लाला लाजपत राय ने ये कहा था कि डफरिन के दिमाग का उपज है, क्योंकि वो गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? अगर वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, ये क्या थे? गरम दल के नेता थे, और ये नरम दल की बातों को काटने के लिए बात कहा करते थे। ठीक है, विपिन चंद्र पाल भी कैसे लोग थे? गरम दल, उन्होंने भी यही कहा था कि सरकार क्या है? याचना मांगने वाली सरकार है, यानी मांगते हैं, कुछ होता नहीं। तो उन्होंने फिर इस चीज को क्या करा? गरमपंथी के लोगों ने कहा कि अब हम करेंगे, लेकिन गरमपंथी के लोग आए कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे गरमपंथी में। तो गरमपंथी के लोग हड़ताल करते थे, क्या करते थे? जनसंग्रह, जुलूस निकालते थे, प्रदर्शन करते थे, बहिष्कार करते थे, लेकिन हिंसात्मक क्रिया नहीं करते थे। अब इनके बाद जब गरमपंथी विचारधारा के लोग आए सामने, तो इसी विचारधारा से एक और विचारधारा पनपी, और उस विचारधारा का नाम था क्रांतिकारी। अगर हम किसी को क्रांतिकारी कहते हैं तो क्रांतिकारी कहने के लिए हमारे पास कुछ शब्द होने चाहिए कि हम उसको क्रांतिकारी कह सकते हैं। आज मैं किसी को नरमपंथी कहता हूं, मैं किसी को गरमपंथी का कहता हूं, मैं किसी को क्रांतिकारी कहता हूं, या मैं किसी को गांधीवाद कहता हूं, तो मेरे पास उसको डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ शब्द होने चाहिए। ठीक है ना? जैसे हमने कहा कि बाल गंगाधर तिलक गरमपंथी के नेता थे, तो हमारा ऐसा कहना उचित कब होगा? जब हमने उनकी क्रियाएं को दर्शाएंगे। हमने भगत सिंह को क्रांतिकारी कहा, सुखदेव को क्रांतिकारी कहा, राजगुरु को क्रांतिकारी कहे, ऐसे बहुत सारे और लोग क्रांतिकारी हुए, तो हमने उनको क्रांतिकारी का नाम क्यों दिया? तो यहां समझो। तो नरमपंथी से नरमपंथी विचारधारा से कौन सी विचारधारा पनपी? गरमपंथी। और इसी गरमपंथी विचारधारा से क्या पनपा? क्रांतिकारी विचारधारा। और क्रांतिकारी विचारधारा ने क्या करा? उन्होंने भी यही काम किया कि पहले याचना दिया। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि गए और सीधा घुस गए। याचना दिया, याचना देने के बाद जब विचारधारा गर्म हुए तो उन्होंने उस जगह बोला कि हम हड़ताल करेंगे, बहिष्कार करेंगे, जुलूस निकालेंगे। लेकिन अब कह दिया कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो क्रांतिकारियों ने क्या करा? जुलूस निकाला। ये इन्होंने भी क्या करा? जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया इन्होंने भी, और हिंसात्मक क्रिया सारे करे। कौन सी क्रिया? हिंसात्मक क्रिया इन्होंने करा। और हिंसात्मक क्रिया करने के बाद इन्होंने बम, अस्त्र, शस्त्र, सभी वस्तुओं का यूज करना शुरू कर दिया, सभी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसलिए देखा होगा कि आपने भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया था। तो ये कैसे लोग थे? क्रांतिकारी लोग थे। हड़ताल, प्रदर्शन, बहिष्कार, उग्र, हिंसात्मक, बमबाजी, हत्या भी कर देते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि नहीं ये तो वो है, ये हत्या भी कर देते थे। ठीक है, ये हथियारों का यूज करते थे। तो क्रांतिकारी के लोग, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग इस तरीके से हुए। यानी नरमपंथी के लोगों ने जो बात समझी 20 सालों के बाद, तो कुछ 20 सालों के जो कमियां थी उनको दूर किया किसने? गरमपंथी ने। गरम हो गए भाई, अब तो हम करेंगे।
अब जब गर्म हो गए तो और दिमाग गर्म हो गया सबका और क्रांतिकारी बन गए। देखो, एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझोगे ना तो याद भी रहेगा और आप कभी भी इन चीजों को भूलोगे नहीं। तो नरमपंथी, गर्मपंथी, क्रांतिकारी में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया। अब देखो, जब हत्याएं होने लगी, क्रांतिकारी हो गए, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि गांधी जी आ गए और गांधी जी कहने लगे, गांधीवाद का जन्म हो गया और गांधी जी कहते थे सत्य और अहिंसा पे काम करो, सत्य और उनका एक जो मुख्य प्रमुख काम था वो था सत्याग्रह। इसलिए जितने भी सत्याग्रह हुए वो सब महात्मा गांधी के द्वारा संचालित होते थे। ठीक है, यानी 1920 के बाद ऐसी कोई सी भी घटना नहीं घटी जिसमें महात्मा गांधी का रोल नहीं हो। उनमें हर एक घर, हर एक जगह पे महात्मा गांधी का जो नाम है वो होता ही होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि नरमपंथी विचारधारा के लोग, गर्मपंथी विचारधारा के लोग और क्रांतिकारी विचारधारा के लोग कैसे थे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा भी नहीं है कि वो बदलते चले गए अपने हिसाब से, नहीं भाई, परिस्थितियां सबको बदल देती है। उस समय की जो परिस्थिति थी, जब 1885 की परिस्थिति थी, उस समय सबसे अधिकतर ताकतवर कौन थी, ब्रिटिश सरकार या कांग्रेस? ब्रिटिश सरकार थी। जब ब्रिटिश सरकार सबसे ज़्यादा ताकतवर थी, शक्तिशाली थी, तो भाई कांग्रेस का उस समय अस्तित्व कम था। तो उन्होंने सोचा कि अब हम अंग्रेजों से नॉर्मली एक नरम विचारधारा से बनकर हम उनसे मांगे करेंगे। लेकिन वही धीरे धीरे क्या हुआ, फैलता चला गया और लोग क्रांतिकारी से गांधीवादी हो गए और गांधीवादी के नाम पे आते ही सत्याग्रह के दम पर हमने आज़ादी प्राप्त कर ली। यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो उदारवादी चरण कहां से कहां तक रहा था? 1905 से 1885 से 1905, 1885 से वो सरकार की याचना मांगते थे, सरकार से प्रार्थना पत्र, सब सारी चीज समझ में आ गया। दूसरा क्या था, गर्मपंथी विचारधारा 1905 से 1919, और तीसरा, चलो क्या हम इसके बारे में कुछ और डिस्कस करें, उदारवादी के बारे में, जो बीपीएससी में हमारे एग्जाम के लिए तो कम है लेकिन बीपीएससी के लिए, दरोगा के लिए ज़्यादा है, करें क्या? चलो ये लिखो फिर कुछ बातें और। तो लिखो पहले उदारवादी चरण। हम उदारवादी चरण के बारे में समझ लेते हैं क्या है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण कहां से कहां तक था, जल्दी बताओ। 1885 से लिखो उदारवादी चरण। $1885 से 1905 नरमपंथी विचारधारा। कि नरमपंथी विचारधारा के लोग थे। आप बताओ, उन्होंने, उनकी कार्य प्रणाली कैसी थी, बताओ। मैंने बता दिया कार्य प्रणाली। उन्हीं के काम के नाम से वो जाने जाते थे कि नरम है कि गर्म है। तो उनकी कार्य प्रणाली कैसी थी? वही यातना पत्र, प्रार्थना पत्र, लिख सकते हो चीजें। तो कार्य प्रणाली में क्या लिख सकते हो आप, लिख लो, याचना पत्र, प्रार्थना पत्र, मांगे, पत्रिकाएं के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, लिख लो क्या क्या है, प्रार्थना पत्र, याचना, मांगे, अधिवेशन करते थे एक बार, किसमें, वर्ष में, एक बार वर्ष में क्या करते थे, अधिवेशन करते थे। और ये अधिवेशन 3 दिन का होता था। किस दिन, कितने दिन का होता था अधिवेशन? 3 दिन का होता था अधिवेशन। और इस अधिवेशन के अंदर ध्यान दो, अधिवेशन के अंदर वो अपनी मांगों को रखा करते थे अगले साल, और उस मांगों को फिर उसके हिसाब से काम किया करते थे। यानी कोई भी अगर ये काम करते थे तो ये प्रस्ताव पारित करवाते थे पहले ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश सरकार के अंदर, और वहां पर फिर इन चीजों को कार्य करवाते थे। तो प्रस्ताव हो गया, अधिवेशन हो गया। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई
तो कोई जनमत संग्रह नहीं करते थे। ऐसे नहीं करते थे कि मांग पूरा नहीं हुआ तो कुछ कर देते थे, ठीक है। ये शिष्टमंडल भेजते थे। जो अभी हमने पढ़ा कि नरमपंथी के लोग कैसे थे, तो उनका कार्य प्रणाली इस तरीके से था कि वो प्रार्थना पत्र, यातना पत्र, मांगे वांगे सब भेजते थे, ठीक है। इन्होंने अपने चीजों को करने के लिए विदेशों में दो चीजें स्थापित की। दादा भाई नौरोजी ने दो संगठन स्थापित किए विदेश में। वो कभी कभी पूछ लेता है, लिखो। तो दो कौन कौन से? तो पहला लिख लो, 1887 में भारतीय सुधार समिति, भारतीय सुधार समिति। ये कहां किया था? लंदन में। कहां किया था? लंदन में। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। और दूसरा लिख लो, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही है, लेकिन उसकी अध्यक्षता थी 1888 में है शायद, लिखो, जॉन डिग्बी द्वारा। हाँ, जॉन डिग्बी द्वारा ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी। जॉन डिग्बी वहां पर क्या थे? अध्यक्ष थे। लेकिन किनके उसमें हुआ? दादा भाई नौरोजी। ये दोनों चीजें दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये लंदन में ये भी हुआ था। यानी इन्होंने दो चीजें करी। और ये जब अपनी मांगे करते थे ना, तो सरकार की प्रशंसा भी करते थे। ये भी लिख सकते हो, ये मांगे करते समय सरकार की प्रशंसा करते थे, सरकार की प्रशंसा करते थे। सरकार की क्या करते थे? और ये समझते थे कि अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी सत्ता के अधीन ही भारतीयों का विकास हो सकता था। नरमपंथी लोगों का विचार था। ये भी लिख सकते हो आप। सरकार की प्रशंसा करते थे और ये भी विचार करते थे कि अंग्रेजी सत्ता के अधीनस्थ या अंग्रेजी सत्ता के अधीन भारतीयों का विकास हो सकता है। वो ये समझते थे कि अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहकर ही भारतीयों का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। और उनको अंग्रेजी सत्ता के न्याय में विश्वास था। यानी वो अंग्रेजी सत्ता को चाहते थे कि ये न्याय करते हैं, ये हमेशा सरकार की प्रशंसा करते हैं। जो भी काम ये करेंगे, जो भी काम हम इनको देंगे, ठीक है, उनको करने से पहले वो प्रशंसा करते थे भारतीय लोग। जैसे कोई प्रस्ताव पारित करना हो तो पहले क्या करते थे? उसको क्या करते थे? पहले क्या करते थे? उसको प्रशंसा करते थे। और प्रशंसा करने के बाद चीजों को आगे प्रस्ताव पारित किया करते थे, प्रस्ताव पारित किया करते थे। यह विचारधारा की कार्य प्रणाली थी। लिखो आगे। इनकी कुछ मांगे हुआ करती थी। इनकी मांगे कौन कौन सी है? लिखो मांगे। तो ये मांग क्या करते थे? लिखो, प्रशासन में भारतीय लोगों की भागीदारी। कहां? अंग्रेजी सत्ता में न्याय। जो अंग्रेजी सत्ता नहीं, अंग्रेजी सत्ता। अंग्रेज एक हो गया, अंग्रेजी बहुत सारे हो गए, ठीक है, पूरे चीज को दर्शा दिया अंग्रेजी। लिखो
प्रशासन में मांगे क्या थी? प्रशासन में भारतीय लोगों की भागीदारी, यानी वो चाहते थे कि अब प्रशासन में क्या मिले? लोगों को भागीदारी मिले। भाई भागीदारी मिलेगा तब ना अपनी बातों को और रख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखो। विधानसभा में भी भारतीय लोगों की भागीदारी मिले और कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका का पृथक्करण हो। यह पृथक्करण का मतलब क्या है कि कार्यपालिका जो काम करती है वो अपना काम करे और न्यायपालिका जो काम करती है वो अपना काम करे। आप दोनों काम नहीं करोगे, क्योंकि अंग्रेजी सत्ता वही न्याय करने वाली, वही कानून बनाने वाली। तो ऐसा नहीं, वो चाहते थे उदारवादी नेता कि आप क्या करो, जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है उन दोनों का क्या करो, पृथक करो। और हमारे विचार, मतलब उदारवादी लोग जो भारतीय थे विचार और अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, स्वतंत्रता। यानी उदारवादी लोग जो नेता थे वो चाहते थे क्या कि प्रशासन में क्या हो, भारतीयों का भागीदारी बढ़े। जब भारतीयों का भागीदारी बढ़ेगा तब ना उनका सारा काम पॉसिबल होगा धीरे धीरे। तो उनकी मांगे थी विधानसभा में भारतीयों का क्या हो, भागीदारी बढ़े विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा में सारे अंग्रेज, अब अंग्रेज होंगे तो भारतीयों की बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या हो, पृथक्करण हो। यानी जो कार्य करने वाली है, आपको पता है जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में 3 अंग है संविधान के। कौन कौन से? विधायिका, ऐसे याद में करना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून बनाती है। उस कानून को कौन चलाती है? कार्यपालिका। उस कानून के हिसाब से कार्य करवाती है और कार्य में अगर कोई गलती करे तो न्याय दिलवाती है कौन? न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब हम संविधान पढ़ेंगे तो उनमें भी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या हो, पृथक करो। पृथक मतलब क्या है, दोनों अलग अलग कर दो। ये नहीं कि जो कानून को देख ले कर रही है वही न्याय भी कर रही है, यानी जो कानून के अनुसार काम कर रही है वही न्याय भी कर रही है। इन दोनों क्या हो, पृथक्करण हो। ऐसा वो चाहते थे। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। विचार और, यानी हम जो विचार रखें या हमारी जो अभिव्यक्ति है हम उसकी स्वतंत्र रखें। आपको पता है कि पहले भारतीय अगर कुछ भी बोलते उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो एक लाइन लिख लो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले व्यक्ति थे जो समाचार पत्र के माध्यम से जेल जाने वाले व्यक्ति थे। यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी अगर बात करें तो अगर पूछे कि विचार और अभिव्यक्ति के मामले में सबसे पहले जेल जाने वाले कौन से व्यक्ति थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ये नरम दल के नेता थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में एक और बात लिख लेना, ठीक है, कि पहले अधिवेशन में ये शामिल नहीं हुए थे। कलकत्ता के जो कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था पहला मुंबई में, वहां पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। सवाल पूछता है। और इसका कारण क्या था कि उनकी भी कोई ना कोई कमेटी चल रही थी बंगाल में, और बंगाल में जो कमेटी चल रही थी तो दोनों का जो डेट था वो सेम था, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए थे। उसके बाद हमेशा वो रहे थे अधिवेशनों में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, जिनको जेल भेजा गया। कितने महीने के लिए? 2 महीनों के लिए जेल भेजा गया था, लेकिन समाचार पत्र के माध्यम से। तो अभिव्यक्ति और विचार की क्या हो उनके पास, स्वतंत्रता हो।
बाल गंगाधर तिलक को भी जेल भेजा गया, और जब उनको जेल भेजा गया ना, तभी उनको समझ में आया कि हाँ अब गर्मपंथी के लोग सही है। इसलिए सूरत विभाजन होता है, गर्मपंथी और नरोत्तमपंथी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इनकी मांगे क्या थी आर्थिक, ये तो कार्य प्रणाली, वो क्या सोचते थे ये भी हो गया, और उनकी मांगे क्या थी, ये तो मांगे थी राजनीतिक। ये कैसी मांगे थी, राजनीतिक मतलब समझते हो, जो राजनीति से संबंधित है, तो ये सारे किससे संबंधित है। अब लिख दो आर्थिक मांगे। उनकी आर्थिक मांगे क्या थी, आर्थिक मतलब क्या होता है, पैसा, यानी उनका धन से संबंधित, आर्थिक रूप से संबंधित उनका क्या मांगे था, वो लिखो। उनकी मांगे क्या थी कांग्रेस का, उदारवादी नेताओं का। तो आर्थिक मांगे में लिखो पहला, आप बताओ आर्थिक मांगे में सबसे पहला मांग क्या हो सकता है, पैसा। आप बताओ उस समय सबसे अधिक, भारत एक कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है ना, यानी किसान सबसे बड़ा क्या था वहां पे अंग्रेजों के लिए, सबसे मतलब भारतीयों के लिए सबसे बड़ा दुख की बात क्या था, किसानों द्वारा लिया जाना कर। तो उन्होंने कहा लिखो पहला जो आर्थिक मांग है वो है कृषि कर में सुधार, लगान जो होता था, कृषि कर में सुधार हो, कृषि कर में क्या हो। दूसरा, अब बताओ अगर कर ज्यादा लेते हैं तो वो किससे पैसा लेते हैं, साहूकार से। अब साहूकार से अगर पैसा लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है, और ब्याज नहीं देने की वजह से उनका सारा खेत वेत सब ले लेते हैं वो, यानी एक कृषि बैंक हो। उन्होंने मांग किया, उदारवादी लोगों ने कृषि बैंक की क्या की, मांग की कि आप अगर बैंक में पैसा देते हो बैंक से, तो सरकार को ब्याज मिलेगा, उतना ब्याज कम रहेगा जो साहूकार ब्याज लेते थे। आगे लिखो, जो सेना का खर्चा होता था, पहले सेना के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता था, तो उन्होंने कहा कि सैन्य खर्च को कम करो, यानी सैन्य व्यय कम किया जाए। उन्होंने अपने मांगे रखी, सैन्य व्यय कम किया जाए, उन्होंने अपनी मांगे रखी। नमक कर समाप्त किया जाए, पहले नमक खाने पे भी पैसा लगता था, नमक टैक्स, साल्ट, ठीक है, नमक कर समाप्त किया जाए। आपको पता है नमक पे भी कर लगता था, इसलिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। मैंने पिछली क्लास में कुछ बताया था दांडी यात्रा के बारे में, उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वहां पर पढ़ रहे थे राष्ट्रीयवादी, और राष्ट्रीयवादी में एक टर्म आया था, एक चीज आई थी, इसलिए हमने वहां डिस्कस किया था। लेकिन अलग से दांडी यात्रा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, कितने लोग गए थे, कितने कितने लोग कहां से थे, कैसे थे, वो सब चीज हम पढ़ेंगे वहां पे। तो नमक कर को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और इसी के लिए दांडी कर की यात्रा शुरू होती है। और भारत में औद्योगिक का विकास हो, औद्योगिक या नए उद्योगों का क्या हो, औद्योगिक तथा नए उद्योगों का विकास हो, क्योंकि भारतीयों के लिए जो व्यापार है वो बढ़ेगा, है ना भाई। आप बताओ, आप हर बार विदेशों से ही कपड़ा ला रहे हो, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे ना, तो स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए उनके कुछ तो होना चाहिए उनके पास। तो उन्होंने कुछ मांगे रखी थी पहले ही कि ये हमारी चीजें है, ठीक है। तो क्या जब उन्होंने मांगी रखी 1905 से लेकर 1985 के 1885 से लेकर 1905 में, तो क्या उनको कुछ उपलब्धियां मिली, तो लिखो कुछ उपलब्धियां भी मिली उनको, लिखो उपलब्धियां। पहला, तो उपलब्धियां लिखो, उपलब्धियां। आपको यह बात पता है कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा की जाती थी 1853 में ही स्टार्ट हुआ था उन सब चीजों को, 58 में। लेकिन लिखो ये बात, उनकी उपलब्धियां क्या थी। भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन हो गया, उनकी पहली उपलब्धि थी। कांग्रेस की उपलब्धि में ही पहला लिखो 1886 में। कब, 1886 में भारतीय लोक
सेवा, भारतीय लोक सेवा आयोग। तो भारतीय लोक सेवा आयोग जो परीक्षा होती थी उसका गठन कब हुआ? 1886 में। 1886 में। आगे लिखो। 1896 में एक वेल्वी आयोग गठित हुआ। ये भी याद रखना, वेल्वी का नाम पूछ लेता है। वेल्वी आयोग कब गठित हुआ? 1896 में वेल्वी आयोग गठित हुआ। ठीक है। और उन्होंने कहा, अभी बताया था ना, उन्होंने मांग किया था कि प्रतिनिधि बढ़ाए, है ना, किसमें? विधानसभा में और अंग्रेजी सत्ता में। तो उन्होंने कहा भागीदारी नहीं तो कर नहीं, भागीदारी नहीं तो कर नहीं। और इन्होंने समाचार पत्र के माध्यम से, पत्रिकाएं के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद, एकता को फैलाया। यानी ये इनकी कुछ उपलब्धियां थी कि इन्होंने भारत में राष्ट्रवाद फैलाया, एकता फैलाया। भारत में क्या फैलाया? राष्ट्रवाद और एकता फैलाया। कुछ व्यक्ति हैं जो पूछ लेता है इनमें से कौन सा उदारवादी है, कौन सा नरम दल के हैं, गरम दल के हैं। तो ये दो बात कुछ लिख लो, कुछ आदमी, कुछ व्यक्ति के नाम, नेता के नाम, कुछ लोग, व्यक्ति के नाम जो उदारवादी थे। लिखो पहला नाम दादा भाई नौरोजी। बार बार सुन लियो ना। तो पहले हैं दादा भाई नौरोजी। दूसरा लिखो गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा लिखो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के क्या थे? ये राजनैतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। लिख लो दूसरा। गोपाल कृष्ण गोखले और ब्रैकेट में लिख लेना गांधी जी के राजनैतिक गुरु। गांधी जी के राजनैतिक गुरु। आगे लिखो महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद, जब मैं धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा रहा था तो उनका नाम आया था ना। हाँ, ये महाराष्ट्र साइड के थे, बंबई साइड के। ठीक है ना। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? प्रार्थना समाज। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे लिखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष। देखो मैंने एक बोस बताया था, रास बिहारी बोस और एक घोष। तो घोष थे ना, वो थे नरमपंथी के, और बोस क्या थे? नाम याद रखना। घोष जो थे वो नरमपंथी से, और बोस जो थे कर्मपंथी के थे। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, ये सब नाम आ जाता है। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, सब नरमपंथी के। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। आगे लिखो व्योमेश चंद्र बनर्जी और एओह्यूम।
व्योम में WC बनर्जी। कौन थे? कौन थे पहले? अरे पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? एओ ह्यूम थे, संस्थापक थे एओ ह्यूम। तो पहले कौन अध्यक्ष थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में एक लाइन लिखवाया था अभी, जेल जाने वाले पहले व्यक्ति, ठीक है, और पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। पूछा जाता है कि कौन से इसमें से भाग नहीं लिए थे, तो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं, बनर्जी विवेचन नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने भाग नहीं लिया था। एओ ह्यूम, एओ ह्यूम। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2024 में कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जून, 15 अगस्त, 7 सितंबर और 30 अक्टूबर। 7 सितंबर, 7 सितंबर। चलो, तो यहां हमारा खत्म होता है उदारवादी चरण। तो हमने देखा उदारवादी चरण में क्या क्या हुआ, लोग अपनी मांगे कैसे रखे, किस तरीके से लोग ने वहां पर चीजें मांगी, आर्थिक मांगे क्या थी, उनकी राजनीतिक मांगे क्या थी, क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, कौन कौन से लोग थे जो इसमें शामिल थे। अगला हेडिंग लिखो, दूसरा, गर्मपंथी विचारधारा, या द्वितीय चरण लिखो, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण द्वितीय चरण कौन सा विचारधारा के थे? गर्मपंथी विचारधारा के। तो हेडिंग डालो, द्वितीय चरण 1905 से 1919, जिसको कौन सा बोलते हैं? गर्मपंथी विचारधारा। क्या बोलते हैं? गर्मपंथी विचारधारा। क्या बोलते हैं? चलो, अब इनका उदय कैसे हुआ, सबसे पहले बात करते हैं कि गर्मपंथी का उदय कैसे हुआ। उदय का मतलब होता है जब ये कांग्रेस में पहले से शामिल थे तो लोग इनकी बातों को महत्व नहीं देते थे। तो ऐसी कौन सी घटना हुई जहां पर इनका उदय हुआ, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, 20 वर्षों में जो उदारवादी नेताओं ने शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से जब काम कर रहे थे और उनसे जब कुछ हासिल नहीं हुआ, भाई नरमपंथी कैसे लोग थे? शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे, संवैधानिक मतलब कानून की तरह से काम कर रहे थे कि ऐसे ऐसे जाएंगे तो काम होगा। तो इस तरीके से काम करने से जब कुछ हासिल नहीं हो रहा था तो उदारवादी का उदय हुआ। दूसरा, नरमपंथी के लोग जो थे, यानी कांग्रेस में जो नरमपंथी के लोग थे, तो अंग्रेज उनको अब महत्व नहीं देते थे, यानी धीरे धीरे उनका महत्व क्या हो गया? खत्म होने लगा। 1892 में एक भारतीय अधिनियम परिषद का गठन हुआ था, जिससे उनको भी क्या मिली थी? निराशा मिली। तो यह भी एक कारण था। एक मेन घटना थी, वो इस चीज का जो मेन कारण है कि लाल बाल पाल को क्यों इतना पूछा गया। तो आप लिख लेना एक बात कि गर्मपंथी विचारधारा में 3 नाम जरूर आते हैं, लाल, लाल और पाल। ये तीनों का नाम लिख लो। लाल किसको बोलते हैं? लाला लाजपत राय। बाल किसको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक। और पाल किसको बोलते हैं? विपिन चंद्र पाल।
लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों के तीनों नेता गर्म पंथी के थे। ठीक है, इसीलिए नाम होता है लाल बाल पाल। जब सूरत का विभाजन होता है, सूरत में गंगा कांग्रेस का विभाजन होता है, तो इनमें से इन सब का नाम आगे निकल के आता है। लेकिन अब समझो ध्यान से, उदय में हमने देखा कि जो उदारवादी नेता थे उनको कांग्रेस में महत्व नहीं दिया जाता था। वह संवैधानिक तरीके से काम करते थे, शांतिपूर्ण तरीके से काम करते थे, याचना मांगते थे, जिससे क्या हुआ कि उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। और एक घटना और हुई, क्या कि बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं। कब की? बाल गंगाधर तिलक। देखो 1896 में, क्या 1896 में एक घटना घटी कि पुणे में, किसमें? पुणे में प्लेग फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? पुणे में एक बीमारी है प्लेग, वो फैला हुआ था। और फैलने की वजह से वहां पर अंग्रेज अधिकारी उस गांव में जाते थे। क्या करते थे? अंग्रेज अधिकारी उस गांव में जाते थे और चेकिंग के बहाने समाज की औरतों से छेड़खानी करते थे, या बदतमीजी कह लो। ये बात बाल गंगाधर तिलक को पता चला। किसको पता चला? बाल गंगाधर तिलक को पता चला। बाल गंगाधर तिलक को पता चला तो उस समय वो अखबार लिखा करते थे और उनके अखबार का नाम था केसरी। लिख लो, ये बात पूछा जाता है। हाँ, तो केसरी पत्र में उन्होंने इसको खूब विरोध किया। केसरी पत्र में इसका खूब उन्होंने विरोध किया और विरोध इतना फैला कि पूरे भारत में फैल गया एक तरह से। और फैलने के बाद इनको जेल भी भेजा गया। यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बाद पत्र के माध्यम से जेल जाने वाले व्यक्ति कौन थे? और जेल कौन जाना पड़ा? जेल जाना पड़ा। ठीक है, अब जेल क्यों जाना पड़ा, इसके पीछे रीजन है। ऐसा थोड़ी है कि कुछ लिखा, क्या लिखा होगा कुछ तो पता होगा। चलो, तो केसरी पत्र में उन्होंने एक लेख लिखा और लेख का नाम था शिवाजी का, किसका? शिवाजी के उद्गार। किसका? ये पूछ लेता है कि शिवाजी के उद्गार लेख किसने लिखा था? केसरी में लिखा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अब क्या हुआ? जेल क्यों जेल जाना पड़ा था? जेल जाने का रीजन क्या था, समझो ध्यान से। जब इन्होंने शिवाजी का उद्गार लिखा तो एक चापेकर बंधुओं ने क्या करा, जब इस लेख को पढ़ा तो जो प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे, प्लेग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? लिख लो, रैनडे और आयसर्ट अध्यक्ष थे। रैनडे और लेफ्टिनेंट आयसर्ट। देखो, आय आधा सै और टर, टा के ऊपर रै। ठीक है, इसकी हत्या कर दी। किसने? चापेकर बंधु ने। किसने कर दी? चापेकर बंधु ने। तो अंग्रेजों ने यह आरोप लगाया बाल गंगाधर तिलक पर कि आपने या आपके जो पत्रिका है, इस माध्यम से लोग आक्रोशित हुए और उसकी हत्या कर दी, अंग्रेजों की हत्या कर दी, जिसके लिए उनको जेल जाना पड़ा। तो देखो, कहानी प्लेग से है। 1896 में प्लेग फैला। उस प्लेग में पुलिस को जांच के लिए भेजा जाता था अधिकारी को, तो वो क्या करते थे? महिलाओं से बदतमीजी करते थे। ये बात जब उनको पता चला तो उन्होंने इस पत्रिका में आवाज उठाई, उसका विरोध किया। जब उन्होंने विरोध किया तो एक व्यक्ति थे चापेकर बंधु, उन्होंने इस चीज को पढ़ा और वहां से आक्रोशित हो गए। क्या हो गए? आक्रोशित हो गए। हेलो, हाँ, तो आप वहीं रख दो, मैं वहीं से रिसीव कर लूंगा।
ठीक है, तो यहां से बाल गंगाधर तिलक का विरोध किया और चापेकर बंधु ने क्या करा, जो प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे रैंडे और आयसर्ट, उन दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक पर आरोप लगाया कि आपने इसको लोगों को उकसाया है, जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए उनको जेल में डाला गया। तो उसके जब जेल में डाल दिया गया तो लोगों को लगा कि एक ऐसा कांग्रेस में नेता निकला जो लोगों की भलाई चाहता है, समाज की क्या चाहता है, भलाई चाहता है, और उस समय से ये आगे की तरफ आए। यानी बाल गंगाधर तिलक को आगे लाने का कंडीशन क्या था, वो प्लेग वाली चीजें, ठीक है। दूसरा क्या था, उदारवादी चरण को गरम दल में बदलने का नीति। दूसरा था कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ये मिटा दो उसको। चलो, अब था लॉर्ड कर्जन का नियम। लॉर्ड कर्जन क्या करता था, लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या किया होगा कि लोग नरम दल से किसी में चले गए सीधा गरम दल, यानी नरमपंथी विचारधारा के लोग सीधा गरमपंथी विचारधारा के लोग हो गए। लॉर्ड कर्जन ज्यादा हो गया, नहीं रोक दूंगा, अगर ज्यादा है तो रोक दूंगा भाई। मैं तो चाह रहा हूं कहानी खत्म कर दो इस चीज को, फिर आंदोलन शुरू कर देंगे सीधा। गांधीवाद अलग पढ़ेंगे, बस ये 2 चरण और रह गए कि उदारवादी हो गया और ये क्या है, नरम दल। नरम दल हमने पढ़ लिया कि गरम दल का चीजें चल रहा है। गरम दल की चर्चा करते समय बस गरम दल में कर्जन की बात करेंगे, उनकी कुछ चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद कौन कौन सी चीज हमें अगर पढ़ना वो सब पढ़ेंगे गरम दल में। तो गरम दल में अब आया लॉर्ड कर्जन का नीति। क्या आया, तो पहला तो हो गया बाल गंगाधर तिलक, विरोध हुआ, 18 माह के लिए जेल भी गए थे वो, 1.5 साल के लिए, चापेकर बंधु के लिए। अब आया लॉर्ड कर्जन। जब लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय बन के आया तो कांग्रेसियों के जो उस समय उदारवादी नेता चल रहे थे, उदारवादी चल रहे थे, तो जब लॉर्ड कर्जन आया तो कांग्रेस के लोगों ने या भारतीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनको लगा कि एक हमारा ऐसा वायसराय आया है जो अब हमारी मांगों को क्या करेगा, पूरी करेगा। लेकिन वो इसके विपरीत निकले। तो उन्होंने सबसे पहले आते ही कांग्रेस का मजाक और गंदी बातें करना शुरू कर दिया कांग्रेस के बारे में। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या करा, सबसे पहले आते ही कांग्रेस पर गंदी बातें करना शुरू कर दिया। जैसे ही कांग्रेस पर गंदी बातें शुरू कर दिया तो उन्होंने एक शब्द भी कहे, और कौन शब्द कहे थे कि कांग्रेस अब लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है और मेरे रहते मैं देखना चाहूंगा ये कैसे मरते हैं, है ना। तो इन्होंने ये शब्द भी कहे थे। इन्होंने एक और शब्द कहा था कि कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है, ये भी लिख लेना। कांग्रेस कैसी पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है। ये किसने कहे थे, लॉर्ड कर्जन ने कहे। ठीक है, उस समय वहां के सचिव थे हैमिल्टन। देखो अभी बंगाल विभाजन की बात करेंगे तो बंगाल विभाजन में बिहार का भी योगदान था, उसकी भी चर्चा हम उसी समय कर लेंगे जब बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, थोड़ा सा बिहार के बारे में पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है, क्योंकि बिहार के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो। तो जो वहां के सचिव थे उनको पत्र लिखा था, हैमिल्टन थे पत्र। उनके सचिव कौन थे उस समय, लॉर्ड कर्जन के सचिव हैमिल्टन सचिव थे कौन, हैमिल्टन। उनको पत्र लिखा कि कांग्रेस क्या है, लड़खड़ा रही है और लड़खड़ा कर मैं देखना चाहता हूं कि वो कैसे मरते हैं, और मरते दम तक मैं चाहता हूं कि वो क्या रहे, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे जीवित जिंदा रहते ही या मेरे रहते ही कांग्रेस का पतन हो, वो ऐसा चाहते थे। और उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया वो क्या किया, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा नरम से गर्म हो गए, तो उन्होंने कलकत्ता, लिखो कलकत्ता महानगर पालिका, कलकत्ता महानगर पालिका में उन्होंने क्या किया, कलकत्ता महानगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी
और मनोमित निर्वाचित सदस्य की संख्या क्या कर दी, कम कर दिया, और मनोमित सदस्यों की संख्या अधिक कर दिया या बढ़ा दिया। अब बताओ, जो निर्वाचित जो लोग चुनते थे उनको तो संख्या कम कर दिया और मनोमित की संख्या बढ़ा दी। अब मनोमित करेगा तो कौन, क्या दूसरे के व्यक्ति को मनोमित करेगा, क्या अपना मेन आदमी करेगा कि सारी चीजें को कंट्रोल करे, जिससे लोग क्या हुए, कांग्रेस के लोग और ज्यादा इसके खिलाफ होने स्टार्ट हो गए। देखो, इसकी सोच चाहे कुछ भी रही हो, क्योंकि उस समय बंगाल के अंदर बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम सब आते थे, बांग्लादेश तक आते थे, तो हो सकता था उन्होंने कुछ चीजें समझ के वहां किया हो, लेकिन भारतीयों की नजर में ये चीजें अच्छी नहीं लगी और इनके खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ, कर्जन के खिलाफ। और 1900 कर्जन ने क्या करा, 1904 में यंग हस्बैंड मिशन, यंग तिब्बत भेजा, यंग हस्बैंड मिशन इन्होंने तिब्बत भेजा। कहां भेजा, इसकी भी चर्चा करेंगे आगे चल के हम, ठीक है। यंग हस्बैंड मिशन भी तिब्बत भेजा गया। और एक सबसे बड़ी घटना पूरे लॉर्ड कर्जन का, जो आज हर भारतीय को पता है, वो है 1905 का बंगाल विभाजन। और यह प्रक्रिया जैसे ही हुई, इनके बाद फूट डालो राज को, अंग्रेजों की नीति थी, लेकिन लॉर्ड कर्जन की ये नीतियां नरम दल से गरम दल बदलने में सहायक भूमिका निभाई। और उदय का कारण धीरे धीरे हो चुका था, लेकिन ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे लॉर्ड कर्जन के जो सीधा नरम दल से कहां चले गए, गरम दल में चले गए। और जो विचारधारा नरमपंथी के लोगों की थी, उसके जस्ट विपरीत की विचारधारा किनके थी, जैसे वो शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाहते थे तो इनका विश्वास नहीं था उसमें, वो संवैधानिक तरीके से यातना पत्र रखते थे, इनका नहीं था यातना पत्र रखने का संवैधानिक तरीके से। यानी जो काम नरम दल के लोगों ने किया उसके जस्ट विपरीत क्या किया था, गरम दल के लोगों ने किया। लेकिन उनमें और इसमें एक बात थी कि इन्होंने हिंसा नहीं किया, इन्होंने कोई हिंसात्मक स्टेप नहीं उठाए, जो हमने पिछली बार चर्चा कर लिया। नेता का नाम लिख लो, कुछ नेता है, लाला लाजपत राय लिख दिया, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र, रास बिहारी बोस, अरविंद घोष लिख लो, रास बिहारी बोस, और उसमें नाम जाहिर कर लो अरविंद घोष। ये कुछ लोग थे जो गरम दल के नेता थे, और उन्हीं का 1916 में बंगाल विभाजन, कांग्रेस का जब विभाजन होता है तो वहां पर एकता होता है। हमने कुछ चीजें पढ़ लिया पहले भी, ठीक है, वापस डिस्कशन करेंगे उन चीजों को। एक और लिखो, पट्टाभी सीतारमैया के बारे में कुछ यहां संबंधित है, लिखो पट्टाभी सीतारमैया, इनके बारे में कुछ शब्द लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जब क्विज किया था तो उसमें भी सीतारमैया का नाम आया था। लिखो, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, किसने लिखा, पट्टाभी सीतारमैया ने। जो इनकी विचारधारा भी गरम दल को बताती है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या लिखा, ध्यान दो कि जो नरमपंथी के लोग थे वो क्रमिक विकास चाहते थे। नरम दल के लोग थे
यानी नरम दल के नेता क्रमिक विकास चाहते थे, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है। ठीक है, तो नरम दल के नेता क्रमिक विकास चाहते थे और गरम दल के नेता तुरंत क्या तुरंत चाहते थे कि हमें क्या मिले, विकास हो, तुरंत विकास हो। हम आपके कर्म से नहीं कि आज आदमी 4 लगा दो, कल फिर 8 कर देंगे, फिर 12 कर देंगे, ऐसे नहीं। आज करना है तो अभी करो, इसी साल करो। तो वो लोग गर्मपंथी के लोग ऐसे थे, अरे कल भी करना है आपको 20 तो आज ही 20 कर दो। तो वो ऐसे विचारधारा के थे लोग थे। ठीक है, जो गर्मपंथी के लोग थे ना, वो स्वराज की मांग करते थे। किसकी मांग करते थे? स्वराज की मांग करते थे गर्मपंथी के लोग। ठीक है, नरम दल के लोग चाहते थे कि वर्तमान में जो चल रहा है वो चलते रहे, धीरे धीरे होगा विकास। लेकिन जो गर्म दल के लोग थे वो चाहते थे नहीं, अब जो विकास हो वो तुरंत हो, तत्कालीन हो, हमें क्रमिक विकास नहीं चाहिए। ठीक है, चलो इसको मिटा दूं। चलो, तो सीतारमैया ने क्या लिखा था? राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था। उसमें उन्होंने कुछ चीजें दर्शाई जो बताते हैं कि लोग गरम दल के थे कि नरम दल के लोग थे। अब बात करते हैं अपने कि कुछ द्वितीय चरण जो उग्रवादी चरण है या गर्मपंथी चरण है, उसके कुछ घटनाएं लिखो। कुछ घटनाएं, हमें घटनाएं पढ़ेंगे धीरे धीरे। कुछ घटनाएं तो लिखो। पहली घटना 1905 का कांग्रेस विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। हम पढ़ेंगे 1905 का कांग्रेस विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 1906 में मुस्लिम की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 1906 में क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन। 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन होता है, ये उसके ही द्वितीय चरण का ही घटनाएं हैं। और ये कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत के अधिवेशन में। और आपको मैंने बताया था कि सूरत का अधिवेशन स्थगित कर दिया गया था और उसका अधिवेशन में नाम नहीं गिना जाता। सूरत का अधिवेशन का गिनती नहीं होता है किसी भी अधिवेशन में। ये बात आपको ध्यान रखना है, मैंने ये चीजें लिखवा दिया आपको। तो 1907 का बंगाल कांग्रेस विभाजन। 1909 में फूट करो, मतलब फूट डालो और राज करो की नीति के हिसाब से पृथककरण हुआ था चुनाव का, जिसमें हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले, इसके बारे में चर्चा करेंगे, मार्ले मिंटो क्या थे। फिर 1911 में एक शाही दरबार की चर्चा करेंगे। शाही दरबार जहां पे कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, शाही दरबार की घटना है वो। फिर 1913 के बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच हुआ, ये हमें पढ़ना तो है थोड़ा सा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की घटना भारत के लोगों पर क्या पड़ा, हमें उसके बारे में चर्चा करना है। 1914 गांधी जी का आगमन। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं और उसी दिन के रूप में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। फिर 1916
लखनऊ अधिवेशन, या आप कह सकते हो होम रूल की स्थापना। होम रूल की स्थापना। और 1918 में रोलेट एक्ट और उसका प्रभाव, 1918 में रोलेट एक्ट और उसका प्रभाव, ये सारी कुछ घटनाएं हैं किसकी, 1905 से लेकर 1919 तक। क्योंकि हमने 1905 से 1919 तक क्या देखा, नरमपंथी चरण, द्वितीय चरण, राष्ट्रीय आंदोलन का, राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन का द्वितीय चरण हमने देखा, और वहां पर हमने इन चीजों की चर्चा की। अब वन बाय वन हम इन चर्चाओं को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, द्वितीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो प्रथम में क्या होता है, केवल और केवल एक घटना होती है, कांग्रेस की स्थापना, वो हमने पढ़ लिया। द्वितीय चरण में गर्मपंथी के लोग, के विचारधारा के लोग किस तरीके से कार्य करते हैं वो हमने पढ़ा। उसके बारे में कुछ घटनाएं हैं, वो घटनाएं हम वन बाय वन अब स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।